दोस्तों जय हिंद। दोस्तों कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि किस प्रकार चालाक चीन की कंपनियां भारत के लगभग 10,000 लोगों के डेटा कलेक्शन कर रही थी। पिछले हफ्ते एक और चीन से संबंधित बड़ा भांडाफोड़ हुआ है, जहां चीन की एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम है जिनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये फर्म है चीन की शहर शिनजियन में बेस्ड है और छोटी सी कंपनी है। ये दुनिया के लगभग 2.4 मिलियन लोग, 24 लाख लोग, जो दुनिया के लगभग 200 देशों में फैले हुए थे, बड़े देश से लेकर छोटे छोटे आइलैंड नेशन तक, उनको स्पेसिफिक टारगेट कर उनका डाटाबेस तैयार कर रही थी। हुआ यूं कि अमेरिकन रिसर्चर हैं क्रिस्टोफर बेल्डिंग, उन्होंने बहुत सारा तो इनका डाटा रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन जो बहुत सारा किया वह भी केवल 10% ही है, जिसमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, प्रकाश में आई हैं, और सबके रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केल पर दुनिया भर में 200 देशों में एक छोटी सी कंपनी, एक गुमनाम सी कंपनी यदि डेटा कलेक्ट करती है, तो क्या ये बात नहीं सोची जाए या नहीं मानी जाए, और क्या माने और क्या सोचे। लगभग तय है कि इसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार तथा इंटेलिजेंस एजेंसी मिली जुली है। और मैं कहता हूं कि ये तो शेनहुआ कंपनी पकड़ा गई छोटी सी, ऐसी कितनी ही हजारों कंपनियां चीन में होंगी जो दुनिया भर में एस्पियोनेज का काम करती है, दुनिया भर में जासूसी करती हैं। और इसका बड़ा एक दिलचस्प तरीका समझ में आया, और जिसे देख के डर भी लगता है, जिसको सुन के डर लगता है कि ये लोग कहाँ तक जाते होंगे। इसमें ये क्या करते हैं कि पहले तो टारगेट को चयन करते हैं, उसके बाद उसका डाटा निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब मालूम पड़ता है कि वह चाइना की जो पॉलिसीज हैं उससे किसी तरह से फ्रेंडली है, तो उससे अप्रोच करने की कोशिश की जाती है चीनियों द्वारा, उससे संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है, और कहीं ना कहीं उसको लाभ पहुंचाकर कुछ ना कुछ उससे निकलवाने की एक्सपेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अब ये लाभ में कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको दे दी जाए, कुछ कॉन्फ्रेंस के नाम पर उसको चीन बुला लिया जाए जिससे पूरा व्यय चीनी सरकार उठाए, या किसी और तरह से उसको फाइनेंशियल लाभ पहुंचाया जाए, या कोई पॉलिटिकल डोनेशन दी जाए। इस प्रकार के भी लोग दुनिया भर में होते हैं जो लेते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके से चाइना एस्पियोनेज की और डाटा कलेक्शन की एक्टिविटी कर रहा है, और लगभग जो 200 कंट्रीज आई हैं उनमें आप ये भी नहीं कह सकते कि ये केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही कर रहे हों, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज के भी लोगों का चयन हुआ है डाटा कलेक्शन में कि जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं है बहुत ज़्यादा, या ऐसे भी देश हैं जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वह सोशल मीडिया से, ऑनलाइन जगत से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े हैं। तो इसमें केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं होगा, इसके अंदर हो सकता है कि बड़ा व्यापक जाल चीन ने दुनिया भर में फैला रखा हो और स्पेसिफिक टारगेट्स को टारगेट करता हो। इसमें स्पेसिफिक टारगेट बहुत सा कुछ जो सामने आए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन स्पेस इंडस्ट्री है, उसको उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया है, और जो डेटाबेस है उसमें जो लोग हैं उनको जिस शब्दावली का उपयोग किया है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स। अब ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन जो टर्म है यूजुअली फाइनेंशियल रेगुलेशंस में उपयोग होती है, और इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में काफ़ी जुड़े हुए हों, और उनके जो इन्फ्लुएंस के कारण या तो वे या उनके परिवार के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन की चपेट में लाए जा सकते हो। तो ऐसे लोगों को ये ढूंढते हैं, और इसके अंदर आप ये भी देखिए कि इन्होंने जो क्रिमिनल किस्म के लोग होते हैं उनको भी डेटा कलेक्ट किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्यों किया होगा, क्योंकि क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वे विदेशी इंटेलिजेंस के साथ आसानी से मिल सकते हैं। कोई भी भला व्यक्ति तो ऐसे काम करेगा नहीं कि विदेशी इंटेलिजेंस के साथ काम करेगा। जो सही में खराब चरित्र का व्यक्ति है, खराब धंधों वाला व्यक्ति है, तो वही करेगा। तो उसको इन्होंने विशेष रूप से चयनित कर रखे हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जो सजा याफ्ता हों या क्रिमिनल चीज़ों में लगे हुए हों। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो टारगेट किया है, डेटाबेस बनाई है, वो यूएस में लगभग
51,934 लोगों के नाम सामने आए, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं रहा है, दुनिया के बहुत छोटे देशों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। मतलब आप यदि देखेंगे तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की बात करें तो आर्कटिक के डेटाबेस में आइसलैंड, छोटा सा कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट, लोग नहीं समझते जिसको, उसमें 411 लोगों को इन्होंने टारगेट किया है। एक है फरो आइलैंड। अब फरो आइलैंड का नाम बहुत सारे लोगों ने दुनिया में सुना भी नहीं होगा, उसके 163 लोगों का डाटाबेस बनाया है। ग्रीनलैंड के 73 लोगों का बनाया है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आर्कटिक कंट्रीज है, आर्कटिक सर्कल की, और चाइना अपने आप को कहता है नियर आर्कटिक पावर। अब या तो आर्कटिक होता है या नॉन आर्कटिक होता है। नियर आर्कटिक क्या होता है मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन ये शब्दावली का इन्होंने उपयोग किया जिसको यूएस ने हमेशा क्रिटिसाइज किया है। और मैं अपनी रिसर्च के बाद हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आर्कटिक सर्कल जो है वो कैस्पियन सी है। यह कहीं ना कहीं युद्ध वाला क्षेत्र या समस्याग्रस्त क्षेत्र बनेगा चीन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। कैस्पियन सी में तो यदि ईरान के साथ किसी प्रकार की $400 बिलियन की इनकी डील होती है तो डेफिनेटली फिर वहां पे ये रशिया से और दूसरे पावर से कॉम्पीट करेगा। वो कैस्पियन, यदि आप आर्कटिक सर्कल की बात करें तो आर्कटिक सर्कल में चीन तो अपने आप को सबसे कॉम्पीट करना चाहता है, रशिया से भी कॉम्पीट करना चाहता है, कनाडा से भी करना चाहता है, दूसरी जो यूरोप की कुछ छोटे छोटे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देश हैं उनसे भी कॉम्पीट करना चाहता है, कनाडा से भी कॉम्पीट करना चाहता है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी कॉम्पीट करना चाहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये समस्याओं को नए 2 क्षेत्र तैयार होने वाले हैं विद इन 1 डेकेड आप मान लें। वो आर्कटिक का इसलिए भी क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो बर्फ पिघल रही है, तो नए जो खनिज संसाधन होंगे उसके लिए सबसे मुफीद कोई जगह होगी तो आर्कटिक सर्कल होगी, जो अनएक्सप्लोर्ड एक तरह से पड़े हुए हैं अभी, तो वहां पर झगड़े होंगे ही होंगे। इसी तरह से कैस्पियन सी जो अभी तक तो बेसिकली शांत है, लेकिन एक बार ईरान के अंदर चीन घुसा तो फिर वहां भी शांति नहीं बचेगी, ये मान के चलें आप। फिर बाल्टिक की जो कंट्रीज हैं, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, इनके भी इन्होंने डाटाबेस बना रखे हैं। इस्टोनिया के 450 के लगभग लोग हैं जिनकी डेटाबेस बनाई है, लातविया की 517 हैं और लिथुआनिया की 504 लोग हैं। तो ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये तीनों जो मुल्क आते हैं ये आते हैं 17 प्लेस प्लस 1 प्लेटफॉर्म जो चाइना ने बना रखा है उसके सदस्य हैं। अभी 17 प्लस 1 प्लेटफॉर्म के बारे में देखना हो तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है यूरोप का जिसमें प्रमुखता से ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज और सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज हैं, जिस और 17 कंट्रीज तो ईस्ट यूरोप और सेंट्रल यूरोप की है, और 1+1 जिसको 17+1+1 वो चाइना है और ये माना जाता है। और इनकी वेबसाइट पे भी लिखा है कि ट्रेड में प्रॉस्पर करना, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, जिस तरह की चीज़ें लिखी जाती है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, वह लक्ष्य है। लेकिन इसका लक्ष्य मुझे दूसरा ही दिखता है, क्योंकि इन 17 में से लगभग 10 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का अंग हैं, जिसमें हंगरी जैसा बड़ा और शक्तिशाली देश भी है। तो आप ये देखिए कि एक तरह से चीन जो है यूरोप को भी डिवाइड एंड रूल कर रहा है। वहीं इन्होंने पैसिफिक के जो छोटी छोटी कंट्रीज होते हैं ना, उनको तक नहीं छोड़ा है, आइलैंड कंट्रीज को। फिजी की बात करें तो फिजी जैसे छोटे से देश के अंदर 143 लोगों की डेटाबेस तैयार की है। वहीं छोटा देश है टोकेलाओ। टोकेलाओ का नाम बहुत सारे लोगों ने आप में से सुना भी नहीं होगा, टोकेलाओ कहाँ है क्या है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जियो स्ट्रेटेजी के हिसाब से। उसमें भी 6 लोगों को इन्होंने चिन्हित किया है जिनकी डेटाबेस बना रहे हैं, जिनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और जो शी जिनपिंग की सरकार है वो बहुत कोशिश कर रही है कि एक ना एक पैसिफिक का आइलैंड देश, छोटा मोटा देश जो है, उसको अपने कंट्रोल में ले लें और जो बेदू है वह उसको दें कि वह बेदू का उपयोग करने लग जाए। अब बेदू कैसा है, जैसे हमारे मोबाइल्स में होता है जीपीएस होता है, जीपीएस अमेरिकन टेक्नोलॉजी है और बेदू उसकी काउंटर पार्ट है चीनी टेक्नोलॉजी। अब ये क्यों देना चाहते हैं आप समझिए उस चीज़ को, क्योंकि ये जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स होते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स जो होते हैं, ये मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए भी और मिसाइल टारगेटिंग के लिए बहुत काम के होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेटेजी का विस्तार के लिए है। अगर आप अफ्रीका को देखोगे, अफ्रीका में
साउथ अफ्रीका में 1096 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको डेटाबेस बनाया है, और वहीं छोटा सा कंट्री है लेसोथो, उसमें भी 74 लोग हैं। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस सबसे ज्यादा, फ्रांस के लोगों पर नजर रखी गई है लगभग 7,259 लोगों पर। वहीं वेटिकन जैसा देश, छोटा सा वेटिकन, उसमें 268 लोगों की डेटाबेस बनाई है। यूक्रेन में 1860 की बनाई है। जो 5 आइज ग्रुप है, जिसके विषय में हम बात कर चुके हैं, आप भी जानते होंगे, जो चाइना पे नजर रखने के लिए 5 कंट्रीज हैं का ग्रुप है। यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, इन पर भी विशेष रूप से नजर रखी गई है। अब ये सब हम बार बार देख रहे हैं। भारत में 10,000 इंडिविजुअल्स का डेटाबेस बना था, पकड़ाया गया है। जो इस तरह से चीन पूरी दुनिया में अपना जो एस्पियोनेज का जाल है वह बिछा रहा है। शाम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, वो कैसे भी अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता है और अपना यूज करना चाहता है, लोगों को अपने उपयोग में लेना चाहता है। अब बड़ा जो व्यापक प्रश्न उठता है कि वैश्विक बिरादरी क्या करेगी चीन के इस कुकर्म को चेक करने के लिए, और इसके लिए आवश्यक है कि चीन के को एक्सपोज किया जाए। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजें और आप लोग भी रिसर्च करते रहें, क्योंकि देखिए अमेरिका के लिए चीन का खतरनाक है तो हमारे लिए ज्यादा है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बॉर्डर लगी है और चीन को ठीक करना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।